हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। माई सेल्फ सुनील यादव। हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 30 मिनट्स का रिवीजन। अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली बात, बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, ये बार मैग्नेट होता है, सबको पता है। अच्छा, इसके पहले देखिए मैं आपको बता दूं, ये हम लोग 30 मिनट में इसका जस्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपको डिटेल में थोड़ा चाहिए तो आप चले जाइए वन शॉट की तरफ। वन शॉट हमारा ऑलरेडी आपके इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाइए वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से मेन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के बारे में आपको पता होना चाहिए दो बातें। पहली बात कि इसके अंदर दो पोल्स होते हैं, एक को नॉर्थ पोल बोला जाता है, एक को साउथ पोल बोला जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर कोई चाहे कि कट कर करके सेपरेट कर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जैसे ही कट करते हो तो जो एक टुकड़ा बनता है उसमें बेटा वापस फिर से वो पोल इंड्यूस हो जाता है। अगर नॉर्थ आपने कट किया तो दूसरी तरफ साउथ पोल इंड्यूस हो जाता है, और साउथ वाले के बगल में क्या पोल इंड्यूस हो जाता है, नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाता है। आप उसको भी कट करोगे फिर से वही होगा। इवन अगर आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए, मान लीजिए एक छोटा सा ये जो मैग्नेट है इसको आपने किसी हैमर से छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया, तो वो जो एक छोटा सा टुकड़ा बनेगा वो भी अपने आप में दोनों पोल रखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, बिकॉज वी कैन नॉट सेपरेट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, दैट इज वाई एवरी मैग्नेट इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल, यानी मैग्नेट के दो पोल होते ही होते हैं, यानी उसे आप मैग्नेटिक डाइपोल बोलते ही बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बार मैग्नेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। कोई भी जो बार मैग्नेट होता है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेट का इफेक्ट महसूस किया जा सकता है। हमने ये चीज नोटिस भी किया होगा, एक मैग्नेट रखते हैं तो उसके बगल में जब कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर के आते हैं तो वो दोनों अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम देख नहीं सकते, वो दिखाई मेरे को नहीं देती, बट जब हम उसके डायग्राम्स के बारे में बात करते हैं तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए हम कुछ लाइंस इमेजिन करते हैं और उन लाइंस को कॉपी पेन पे बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है बेटा, तो द इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट्स रिलेटिव मैग्नीट्यूड एंड एब्सोल्यूट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी लाइंस जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड यानी कि एक जगह की मैग्नेटिक फील्ड कम है दूसरी जगह की ज्यादा है, हमें ये बात बता पाए, एंड एब्सोल्यूट डायरेक्शन मतलब वास्तविक डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास एक डायरेक्शन होती है, किसी भी पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और रिलेटिव मैग्नीट्यूड बताती है। रिलेटिव मैग्नीट्यूड का मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं देगी आपको कि यहां की मैग्नेटिक फील्ड कितना है, दो जगहों का हम लोग फील्ड लाइंस देख करके बस ये बता सकते हैं कि कहां की फील्ड कम है और कहां की फील्ड ज्यादा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता चलेगी कि कितना। ठीक है बेटा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी बार मैग्नेट की वजह से कुछ इस तरीके से होती हैं। मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे एंटर करती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, कोई भी बात इधर उधर की नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर बनती हैं। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो बेटा ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमको जानना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सबसे पहली बात, फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। आउटसाइड की बात हो रही है, इमर्ज करती हैं कहां से, इमर्ज मतलब बाहर निकलना, नॉर्थ पोल से इमर्ज करती हैं और मर्ज करती हैं कहां पे जाकर के, साउथ पोल पे जाके मर्ज करती हैं। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, वो हमने अभी आपको बताया। सो द फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस करो। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। इस बात का क्या मतलब है, देखो जरा यहां के इस रीजन में जरा देखो, फील्ड लाइंस करीब करीब है, यहां पे देखोगे तो फील्ड लाइंस दूर दूर है, इनके बीच का गैपिंग आप देख सकते हैं, यहां पे दूर दूर है और यहां पोल के पास करीब करीब है। तो जहां लाइंस पास पास होती हैं बेटा वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां पे लाइंस दूर दूर होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। ये बात इस थर्ड लाइन में बताई जा रही है। ठीक है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है, क्लोजनेस से पता चलती है। नो टू फील्ड लाइन, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है, दो लाइंस बेटा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे ये लाइन है ये लाइन है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। वो क्यों नहीं कर सकती, पहले इसको देख लीजिए। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी अगर एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है और इस तरीके से अगर आपने कहीं पे लाइन बना रखा है तो बेटा ये गलत है। क्यों,
क्यों? क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जहीं कहीं पे भी फील्ड लाइंस अगर आप बनाते हो ना, जैसे मान लो ये फील्ड लाइन आपने बनाया, इस पॉइंट पे मैं कहूं कि फील्ड की डायरेक्शन बतलाइए, तो आप यहां पे एक टेंजेंट बनाते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब टेंजेंट बनाओगे टेंजेंट ऐसे जाएगी, तो ये जो टेंजेंट होती है बेटा इस पॉइंट पे क्या बताती है? नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। अब अगर मान लो दो लाइन एक दूसरे को कट कर गई, तो फिर ये वाले लाइन के हिसाब से नेट फील्ड तो इधर आएगी और उस वाले लाइन के हिसाब से नेट फील्ड इधर जाएगी। एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन बनने लगेगी नेट मैग्नेटिक फील्ड के, और नेट तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब ये डायग्राम ही पॉसिबल नहीं है कि दो लाइन से एक दूसरे को कट कर पाए। अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर जाएगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट? तो बिकॉज एट अ सिंगल पॉइंट देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शंस नेट मैग्नेटिक फील्ड की नहीं हो सकती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, इस वजह से लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमारे चैप्टर का नाम है। ओर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले यह ऑब्जर्व किया था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाई जा सकती है। इसके पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ बार मैग्नेट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये ओर्स्टेड साहब हैं, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। 1820 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये बात प्रूव करी थी कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से बनाई जा सकती है, यानी करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। अब डिफरेंट वायर हम ले सकते हैं जिनमें करंट दौड़ा सकते हैं, स्ट्रेट वायर ले सकते हैं, सर्कुलर वायर ले सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में इन दोनों की चर्चा की गई है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। कभी भी कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर जब आप लेते हो, जैसे आप देखिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें बैटरी लगा करके हमने जैसे ही करंट दौड़ाई तो आप देख सकते हो कि इसके चारों तरफ ये जो सर्कल आपको दिखाई गई हैं बेटा, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यानी जब किसी भी वायर में ये हमारे पास वायर इसमें करंट दौड़ाते हैं तो इसके चारों तरफ क्या बनने लगती है? मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। ठीक है, अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, एक दो बातें हम और आपको बता दें। क्लास 12th में जाओगे तो डिटेल में इसके बारे में सीखने को मिलता है कि वैल्यू वगैरह। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जैसे वायर से दूर जाते हो फील्ड की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज करती चली जाती है, और स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती हैं। ये देख सकते हैं सारी की सारी सर्कल्स का सेंटर एक ही है, इसलिए इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। अब वो जो सर्कल बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, इसके लिए हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का रूल फॉलो करना पड़ेगा, जो कि राइट हैंड रूल है ना। तो मेथड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड रूल के बारे में हम बात करेंगे। राइट हैंड रूल में हमारे पास क्या बताया जाता है कि अगर हम वायर को अपने राइट हैंड से पकड़ने की कोशिश करें कुछ इस तरह से कि जो हमारा थंब है वो करंट के डायरेक्शन में हो, जैसे मान लीजिए इस वायर में करंट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, तो थंब आप उधर ही रख लीजिए जिधर करंट जा रही है और उसको पकड़ने की कोशिश करिए अपने ऐसे। अब जब फिंगर्स को आप कर्ल करोगे तो जो कर्लिंग की डायरेक्शन होती है फिंगर की, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ठीक है बेटा, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं करंट ऊपर जा रही है, राइट हैंड से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कर्ल ऐसे हो रहा है, दैट मींस कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी जब तुम ऊपर से देखोगे तो। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इमेजिन दैट you have held the conductor in your right hand in such a way that your thumb points in the direction of the current. मैंने जो बताया वही बात लिखी है। Then turn your fingers around the conductor which represent the direction of magnetic field lines. अपने आप फिंगर्स जो होती हैं उनको कर्ल करिए राइट, उस कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएगा। अब बात करते हैं, अच्छा ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ये वही है। इसमें थोड़ा सा मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट की होती है, यानी वायर में जितना ज्यादा करंट दौड़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा बढ़ती चली जाती है। डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाओगे वायर से, जितना ज्यादा दूर चलते जाओगे तो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है, यानी डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका फार्मूला वगैरह भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फार्मूले पे हम नहीं जाने वाले क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर, मतलब कोई सर्कुलर वायर है जिसमें करंट चल रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको समझना है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं। हमने क्या किया, एक बैटरी लिया, इस बैटरी से होते हुए ये हमारे पास ये जो दिख रही है एक सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, इसमें हमने करंट दौड़ाया, ऐसे करंट वापस आ गई। ठीक है, तो जब ये करंट चलती है तो यहां देखो, यहां पे करंट ऐसे ऊपर जा रही होगी,
बात को समझिए भाई, यहां पे करंट जो होगी यहां पे ऐसे ऊपर जा रही होगी और ये करंट ऐसे घूम करके यहां से नीचे आ रही होगी। तो आप क्या करिए, यहां पे अगर आपको करंट देखना है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो बस वही वाली लॉजिक लगा दीजिए जो पीछे हमने पढ़ा है। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, राइट हैंड के थंब को, और उसको फिंगर्स को कर्ल करिए। तो यहां पे कर्लिंग कैसे होगी, कुछ इस तरीके से, मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगी, कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगी। यहां पे जब तुम देखोगे करंट नीचे जा रही है तो इसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करिए, तो यहां पे भी हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगी, मगर उन सर्कल्स की डायरेक्शन बेटा अब की बार इस तरीके से होगी। तो हम देख सकते हैं कि जब, अच्छा एक चीज और है, जब आप सेंटर पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, क्योंकि लाइंस इसके बाद तो कट कर जाएंगी। इसके बाद जितनी भी ये लाइंस दिखाई गई हैं, जैसे ये वाली लाइन आई ऐसे, ये वाली लाइन देखो यहां पे ये वाली लाइन जो है, ठीक है, यहां पे जो है ये वाली लाइन को आप देख सकते हैं ऐसे। इसके बाद फर्दर अगर कोई लाइन बनाने की तुम कोशिश करोगे तो वो कट कर जाएंगी। दैट मींस कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को तुमको स्ट्रेट देना पड़ेगा। बात समझ में, और होती भी स्ट्रेट है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होती है और बाकी हर पॉइंट पे क्या होती है सर्कल के, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट यहां पे भी होगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ये जो सर्कुलर लूप है इसके रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। यहां पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगी, यहां पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगी, यहां बनाओगे वहां पे भी बनेगी, ठीक है। एंड सेंट्रल फील्ड लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। सेंटर पे जो फील्ड होती है बेटा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के जैसे दिखती है। मैं इस वाले फील्ड की बात कर रहा हूं, ये वाली जो फील्ड है सेंट्रल फील्ड लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ये होती है सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं सोलेनॉइड की, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप जो है सर्कुलर वायर्स सिलेंडर के शेप में जब बना दीजिए, रैप कर दीजिए, तो ये बन जाती है अपने पास क्या, सोलेनॉइड। मतलब हम लोग क्या लेते हैं, इस सेंटर को देखो, एक मटेरियल का, जनरली सॉफ्ट आयरन या फिर चाइना क्ले की हम लोग क्या लेते हैं, एक कोर लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, कॉपर के वायर्स की वाइंडिंग कर देते हैं। तो कॉपर्स के वायर की वाइंडिंग जब आप कर देते हो तो ये पूरा एकदम सिलेंडर जैसे दिखने लगता है, और यही बन जाती है हमारे पास सोलेनॉइड। इसमें एक तरफ से करंट जाती है, इधर से करंट जाएगी, घूम घूम करके करंट बाहर आ जाएगी। जब करंट जाती है तो ये मैग्नेट के जैसे बन जाती है, पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी बना लेती है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। क्योंकि इसके अंदर दो पोल आ जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। जहां से करंट क्लॉकवाइज दिखेगी, जैसे मान लो करंट ऐसे जा रही है, तुम इधर से देखो तो जिस एंड से करंट क्लॉकवाइज तुमको घूमते हुए नजर आएगी, जैसे ये करंट ऐसे गई फिर ऐसे घूम करके आई, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज मेरे को दिख रही है। तो ये वाला पोल जो होता है, क्लॉकवाइज वाला पोल क्या होता है बेटा, साउथ पोल होता है, और एंटी क्लॉकवाइज पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। तो एक तरफ साउथ बनेगा तो दूसरी तरफ नॉर्थ पोल बनेगा ही बनेगा। ध्यान रखने की बात है, ये पूरी तरह से बार मैग्नेट की जैसे बिहेव करती है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल, और यही बताती हैं कि अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं, ठीक है। आगे बढ़ लें, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट की होगी। सोलेनॉइड में जितना ज्यादा करंट जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। सर्कल वाला रूल यहां पे भी चलेगा, क्योंकि है तो अल्टीमेटली ये सर्कल का ही कॉम्बिनेशन। एक्स्ट्रा चीज यहां पे आ गई, नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि हर एक सर्कल अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और वो सब एक ही डायरेक्शन में मिलेंगी, जुड़ जाएंगी, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे फैक्टर करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कहीं ना कहीं उतना ज्यादा होती है। बाकी फार्मूले वगैरह की चर्चा हमें करनी नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। अब दो बातें यहां पे समझ लीजिए, एक निपरमैग एंड एक एल्निको, ये दो एलॉय होते हैं बेटा जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। व्हाट आर निपरमैग एंड एल्निको, ठीक है। तो निपरमैग इज एन एलॉय ऑफ आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम, ये ध्यान रखना है। एल्निको एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, इसके नाम में ही लगा है, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, ये उनका एलॉय होता है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के ये काम में आते हैं। परमानेंट मैग्नेट ऑफ सच एलॉयज आर यूज्ड इन, जहां कहीं पे भी परमानेंट मैग्नेट की जरूरत पड़ती है, लाइक माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड मेनी अदर डिवाइसेस लाइक एमीटर, वोल्टमीटर एंड स्पीडोमीटर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ये ठीक स्पीकर है, ये इसमें यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का, इलेक्ट्रिक क्लॉक में परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग जैसे सिलेबस में आइए कि कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट चल रही हो, कोई वायर हो जिसमें करंट चल रही हो, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेटा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस तरीके से लगना शुरू हो जाता है। देखिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है,
ये हमारे पास एक कंडक्टर है, हमने इसको क्या किया, ये मैग्नेट लगाया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और इसमें बैटरी लगा के हमने करंट दौड़ाना शुरू किया। जैसे इसमें करंट चलना शुरू करती है तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है इसके ऊपर फोर्स लगने लगता है और वो इधर के तरफ देख सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट ये शिफ्ट हो जाता है। करंट अपवर्ड जा रही है और ये शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट। जैसे ही करंट की डायरेक्शन हम इसमें रिवर्स कर देते हैं, जैसे ही करंट की डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं बैटरी को पलट करके जैसे ही उल्टा हम लोग यहां पे करंट की डायरेक्शन करेंगे ये टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर फोर्स लगता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स लगता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है बेटा, तो अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड बात अपने को करनी है। और एक चीज और, फोर्स क्यों लगता है अगर ये तुम्हें जानना हो तो देखो तुम्हारे सिलेबस में ये बेसिकली होता क्या है ना कि जो करंट चलती है उसमें चलते इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज चलते हैं। और ये होता है कि जब कभी भी कोई भी चार्ज मोशन में होता है तो वो एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को फोर्स तो लगा ही सकता है। तो इसके हर एक इलेक्ट्रॉन जो मोशन में है वो मैग्नेटिक फोर्स महसूस करते हैं और वो सारे के सारे फोर्स का एडिशन इस पूरे वायर पे फोर्स देखने को मिलता है। इस वजह से ये जो वायर है वो शिफ्ट हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी मैग्नेट पे फोर्स मतलब उसके अंदर चलने वाले चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन दिखाते हैं कैसे, जरा इसको आप समझ लीजिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये आप देखिए ऐसे आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेच कर लेना है, यहां 90 डिग्री बनना चाहिए, यहां पे 90 डिग्री बनना चाहिए, मतलब ये तीनों चीजें 90, थंब, उसके बाद से हमारे पास 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये तीनों चीजें एक दूसरे से क्या होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री पे होना चाहिए। 90 डिग्री पे स्ट्रेच करने के बाद आपको क्या करना है, 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दीजिए, मिडिल फिंगर को करंट की तरफ रख दीजिए या चार्ज की तरफ रख दीजिए, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना है चार्ज दो तरह का होता है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज इधर भी जाएगा, आप 4 फिंगर को उधर की तरफ प्लेस कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 फिंगर को जो है वो 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है, मिडिल फिंगर को करंट या पॉजिटिव चार्ज की तरफ रखना है। जब आप ऐसा कर देते हैं तो बेटा हमारा जो थंब होता है वो लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बातचीत करता है। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, फादर मदर एंड चाइल्ड। ये थंब जो है उधर फादर और ये जो 4 फिंगर है उधर मदर और ये जो हमारे पास मिडिल फिंगर है उधर चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब चार्ज, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फादर का मतलब फोर्स। तो इस तरीके से इसको निमोनिक के थ्रू याद भी रखा जा सकता है। फिलहाल के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो इसका स्टेटमेंट भी आपको लिखने आना चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रेच द थंब, द 4 फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। राइट, नाउ 4 फिंगर is in the direction of magnetic field, middle finger is in the direction of current, then the thumb shows the direction of the force on the conductor या फिर पॉजिटिव चार्ज, कंडक्टर या फिर क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो उसकी भी डायरेक्शन को बताएगा ये, और जिधर करंट जाएगी उधर उस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन अपने को लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, आपको सबसे पहले एक आइडिया बता दें, शॉर्ट सर्किट क्या होती है। शॉर्ट सर्किट एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि दो अलग अलग पोटेंशियल के वायर अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं बेटा तो उन्हें शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट की करंट एक ही साथ फ्लो करने की कोशिश करती है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से फायर और इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग वगैरह होने का डर रहता है। ठीक है, तो इस चीजों से बचने के लिए हमारी जो डोमेस्टिक सर्किट्स होती है उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, और कैसे वो सर्किट्स होती है वो जानते हैं। देखिए पहली बात कि हमारे घरों में जो सर्किट्स आती है उसमें जनरली लोग अक्सर तो वैसे 2 वायर कभी कभी इस्तेमाल करें, होना 3 चाहिए था। ठीक है, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और तीसरा अर्थिंग वायर। ये रेड वाला लाइव वायर होता है, ब्लैक वाला जो होता है अपना न्यूट्रल वायर होता है। ये सर्किट के पाथ को कंप्लीट करता है। रेड वायर से करंट जाती है और ब्लैक वायर से करंट रिटर्न आती है, क्योंकि करंट क्लोज पाथ में पूरा घूमेगी, अदरवाइज वो चलती नहीं है। तो 2 वायर का इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए यहां पे हम लोग ग्रीन वायर जो ये दिखाया गया इसको अर्थिंग वायर कहते हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो होता क्या है कि सबसे पहले मेन सप्लाई जो होती है वहां से हमारे घरों में फ्यूज बॉक्स होता है, तो फ्यूज बॉक्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, वहां पे आकर के और कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम मेन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज गिवन टू फ्यूज या फिर फ्यूज बॉक्स। ठीक है, उसके बाद फ्यूज बॉक्स से, ये फ्यूज बॉक्सेस होते हैं, मीटर में सप्लाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, इसके बाद ये मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो फ्यूज बॉक्स से मीटर में सप्लाई देते हैं, मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाता है। ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है।
ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है, हर एक जो हमारे एप्लियंसेस होते हैं, या यूं कह लो हर एक जो रूम्स होते हैं, हर एक जो सर्किट्स होती है, उसका अलग अलग कनेक्शन होता है। जैसे ये एमसीबी एक जगह के लिए कनेक्शन देती होगी, दूसरा दूसरे जगह के लिए, तीसरा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो अलग अलग जगहों को कनेक्ट करके रखता है। इसको हम लोग यहाँ पे डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जनरली दो तरह की सप्लाई हम देते हैं, एक लो वोल्टेज, लो पावर के लिए और एक हाई पावर के लिए। ठीक है, यहाँ पे लो पावर और हाई पावर के लिए दो तरह की सप्लाई हम लोग देते हैं यहाँ के बाद से। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूज फॉर ईच सर्किट, मेन स्विच एंड फ्यूज फॉर ईच सर्किट। उसके बाद यहाँ पे ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज, यहाँ पे दो सर्किट यूज की जाती हैं, 15 एम्पियर की करंट रेटिंग वाली और एक 6 एम्पियर या 5 एम्पियर की रेटिंग वाली। आप देख सकते हैं ये जो है वो इसमें थिन वायर इस्तेमाल किया जाता है, ये जो है वो थिक वायर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखो हमारे घरों में दो तरह के एप्लियंसेस होते हैं, कुछ जो ऐसे हाई पावर पे चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये तमाम सारी चीजें जो कि हमेशा ही हाई पावर की डिमांड करती हैं, तो उनके लिए 15 एम्पियर के स्विचेस, सर्किट्स, वायर वगैरह दिए जाते हैं। और नॉर्मल बल्ब, फैन, इन सब चीज़ों के लिए 5 एम्पियर या 6 एम्पियर की स्विचेस, सर्किट्स वगैरह दिए जाते हैं, वायरिंग वगैरह की जाती है। तो यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ये दोनों तरह के सर्किट्स हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, 5 एम्पियर रेटिंग फॉर बल्ब्स एंड फैंस। इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आगे कनेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, ऐसे कुछ आपको प्लग दिख जाएंगे, जिसमें एक में लाइव वायर, एक में न्यूट्रल वायर और एक में अर्थिंग वायर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, लाइव वायर रेड होता है, वो फेज वायर भी उसको कहा जाता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का बनाया जाता है और अर्थिंग वायर ग्रीन कलर की बनाई जाती है। और हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो इस रेंज में आती है, 220 से 250 वोल्ट के अंदर। तो आपको देखो ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, आपको बनाने आना चाहिए। हम सबसे पहले फ्यूज वायर, फिर मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एंड देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपको करना ये है कि यहां से ये देखो लाइव वायर गया, फिर उसके बाद से ये न्यूट्रल वायर गया, राइट। और मान लीजिए एक कमरा आपका यहां पे, एक रूम आपका यहां पे, तो यहां पे आपने सप्लाई दे दिया, राइट। दूसरा यहां पे, तो यहां पे आपने सप्लाई दे दिया, इधर से ब्लैक वायर ला करके जोड़ दिया, इधर से रेड वायर ला करके जोड़ दिया, तो करंट ऐसे जाएगी इस रेड वायर से होते हुए, इसके अंदर से होते हुए, ब्लैक वायर से होते हुए, फिर वापस ये रिटर्न चली जाएगी और ये क्लोज सर्किट बना करके चल रही होती है। ठीक है, बाकी ये जो ऊपर एक आपको यहां पे दिख रहा है होल छोटा सा, यहां से क्या होता है बेटा, अर्थिंग वाला वायर कनेक्टेड होता है, जो कहीं ना कहीं जाकर के अर्थ कर दिया गया रहा होता है सेफ्टी प्रिकॉशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इस रूम में हुआ वैसे अगले जगह पे, क्योंकि घर के सारे जो एप्लियंसेस होते हैं वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे पास ब्लैक वायर और रेड वायर, और इनके बीच में सारे कनेक्शंस कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? शॉर्ट सर्किट मैंने आपको अभी पीछे बताया था, शॉर्ट सर्किट जब कभी भी होता है तो दो अलग अलग पोटेंशियल के वायर, जैसे रेड वायर, ब्लैक वायर, ये आपस में क्या होंगे बेटा, आपस में ये कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगर जैसे शॉर्ट सर्किट नहीं है तो करंट आती है, ये बल्ब मान लो दोनों वायर से लगा है तो आराम से उसमें से होकर के जाती है, यहां पे एक रेजिस्टेंस मिलता है। बट जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं पे ये दोनों आपस में टच कर गए, तो करंट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट, मोस्ट ऑफ द करंट वहीं से गुजर जाएगी, और बहुत ज्यादा करंट जाने की वजह से वहां पे देखो लो रेजिस्टेंस का पाथ मिल गया ना, यहां पे तो रेजिस्टेंस था बल्ब का, शॉर्ट सर्किट होने के बाद बीच में रेजिस्टेंस खत्म, तो रेजिस्टेंस खत्म तो करंट वहीं से मुड़ गई, और करंट मुड़ने की वजह से क्या हुआ, देखो रेजिस्टेंस लेस हो गया वो पाथ, करंट मैक्सिमम चलने लगी, और हाई करंट कैन कॉज स्पार्किंग एंड फायर, जो कि शॉर्ट सर्किट में अक्सर देखने को मिल जाता है। हम लोगों ने सुना होगा इस चीज को कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर हो गई। ठीक है, फायर पकड़ लिया। तो इलेक्ट्रिक फ्यूजेस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? An electric fuse protects circuits and appliances by stopping the flow of excess current. इलेक्ट्रिक फ्यूज कुछ इस तरीके के होते हैं, जो सबसे पहले हम लोग मेन सप्लाई से आकर के फ्यूज में ही जोड़ते थे ना, तो ये जो फ्यूज होता है वो क्या करता है बेटा, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट जैसे ही आती है तो अपने आप को जला देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। इस तरीके से ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि ये हमारे पास फ्यूज हो गया, प्रोक्लेन की ये बॉडी होती है, इंसुलेटिंग बॉडी होती है, इसके अंदर ये जो वायर होता है इसे हम फ्यूज वायर कहते हैं। फ्यूज वायर किस चीज का बना होता है, लेड एंड टिन का, ध्यान रखना, लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, लेड एंड टिन का होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। मेन सप्लाई से जब करंट आती है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कैसे करंट चलती है, वहां से करंट आएगी, करंट जो वहां से चलेगी वो क्या होगा कि इस फ्यूज वायर से होते हुए और हमारी इस टेलीविजन में या जहां कहीं पे भी जाना जाएगी, जिससे ये चलना शुरू होगा। बट कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट आना शुरू करती है, और अगर वो चली गई तो टेलीविजन जल सकती है। यहीं पे रोल आ जाता है इस फ्यूज वायर का। फ्यूज वायर क्या करता है, जैसे ही एक्सेस करंट जाने की कोशिश करेगी वो अपने आप को मेल्ट करा देता है, और जैसे ही वो मेल्ट करता है अपने आप को, तो ये हमारी जो डिवाइस होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, ये बच जाती है, जलने से बच जाती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो फ्यूज वायर अपने आप को
को जला करके बाकी डिवाइसेस को जलने से बचा लेता है जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट जाने की कोशिश करती है। अर्थिंग का क्या रोल होता है? अर्थिंग का रोल ये होता है कि कहीं पे भी अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होता है, अगर लाइव वायर जाकर के उससे कनेक्ट हो गया तो करंट उसमें जाने का चांस है, जो यूजर होगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। हम लोगों ने अर्थिंग यूज किया, यानी उसके बॉडी से एक वायर निकाल करके कहां पे कनेक्ट कर दिया? अर्थ में, तो अर्थ के ही अंदर सारी की सारी करंट चली जाएगी, हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं। ठीक है, फ्यूज और अर्थिंग ये सेफ्टी के लिए हम लोग प्रिकॉशनरी तौर पे इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो सर्किट ब्रेक हो गई और हमारी डिवाइस जो है वो जलने से बच जाती है। तो ये होता है कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कुछ कहानियां। ठीक है, तो हमने बहुत जल्दी से लगभग 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करिए। मेन फैक्ट्स आपको बताए हैं, बाकी आप इसके थ्रू जा सकते हैं, डिटेल के लिए आप वन शॉट के थ्रू जा सकते हैं। और अगर बहुत ही डिटेल में आपको लेक्चर चाहिए तो आप हमारे जो लगभग 16 नहीं, इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिज्म में हमें लग रहा है कि 10 to 12 लेक्चर्स के आसपास जो है वीडियोस लेक्चर हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में सारा डिस्कशन कर रखा है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।